अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हम जिन्नों और भूतों की तरह तुम पर गालिब रहेंगे मगर तुम हमें देख नहीं सकोगे। तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका है। तुम्हारी निजात इसी में है कि सुल्तान अयूबी की अतात कबूल कर लो और अपनी फौज उसके हवाले कर दो। हमें क़िबला अव्वल आज़ाद कराना है। इस दुनियावी बादशाही और जाहो जलाल से बाज आ जाओ। तख्तो ताज ने किसी का कभी साथ नहीं दिया। अहमद बिन उमरू ने लाश अपने घर के सामने से उठवाई और इज़्ज़ुद्दीन के सामने जा रखवाई। इज़्ज़ुद्दीन ने भी ये तहरीर पढ़ी और कागज बिन उमरू को देकर गहरी सोच में खो गया। बिन उमरू गुस्से का इजहार कर रहा था, लेकिन इज़्ज़ुद्दीन का गुस्सा सर्द पड़ चुका था। मुझे इत्तला मिली है कि मस्जिदों में भी इस नए दरवेश के चर्चे हो रहे हैं, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। और अब इस तहरीर से यह साबित हो गया है कि यह कोई दरवेश नहीं बल्कि सलाहुद्दीन का कोई आदमी है। उसने कागज मरोड़कर लाश पर फेंक दिया। मैं उसे तलाश कर लूंगा, बिन उमरू ने गुस्से से कहा, और सरेआम उसका सर तन से जुदा कराऊंगा। ठंडे दिल से सोचो, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। इस एक आदमी को कत्ल कर देने से तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें कुछ और करना है, कुछ और सोचना है। मैं चाहता था कि सलीबी सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर देते, मगर मालूम नहीं वो आगे क्यों नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से बराह रास्त टक्कर लूं। फिर वो मेरी मदद इस तरह करेंगे कि उनके छापामार दस्ते सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहलुओं और अक़ब पर और उसकी रसद पर शबखून मारते रहेंगे। इस तरह मुझे मैदान जंग में बरतरी और कामयाबी हासिल होगी, और जरूर होगी, बिन उमरू ने फर्श पर पांव मारते हुए कहा। इस तहरीर में सही लिखा है कि तुम खुशामदी हो, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। मैं एक उलझन में पड़ा हुआ हूं और तुम खुश करने के लिए बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। क्या तुम मुझे कोई बेहतर मशवरा नहीं दे सकते? उसने ताली बजाई। एक नौजवान खादिमा दौड़ी आई। उसने झुककर सलाम किया। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, दरबान से कहो ये लाश उठवा ले और कहीं दफन कर दे। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया जो उसका खास कमरा था। अहमद बिन उमरू भी उसके साथ था। इज़्ज़ुद्दीन फिर इधर आया और खादिमा से कहा, सुराही और प्याले ले आओ। दरबान से कहो कि किसी को इधर ना आने दे। खादिमा ने लाश देखी तो वो डर गई। उसकी नजर मरोड़े हुए कागज पर पड़ी। वो अरबी पढ़ सकती थी। उसने तहरीर पढ़ी और कागज अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। दौड़कर बाहर गई। दरबान से कहा कि लाश उठाकर दफन करा दे और सुराही और 2 प्याले सुनहरी थाल में रखकर इज़्ज़ुद्दीन के कमरे में चली गई। शाह आर्मीनिया ने मेरे पैगाम का जवाब दे दिया है, इज़्ज़ुद्दीन बिन उमरू से कह रहा था। उसने मुझे अपने दारुल हुकूमत तल खालिद में मिलने की बजाय मुझे हरजम बुलाया है। वो तल खालिद रवाना हो गया है। मैं 2 रोज बाद उसे मिलने जा रहा हूँ। खादिमा ने प्यालों में जल्दी जल्दी शराब डालने के बजाय कपड़े से प्याले पूंछने शुरू कर दिए। उसके कान इज़्ज़ुद्दीन की बातों पर लगे हुए थे। मेरा ख्याल है शाह आर्मीनिया तल खालिद से हरजम जाने की गलती कर रहा है, बिन उमरू ने कहा, क्योंकि सलाहुद्दीन तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, तुम्हें यह डर है कि शाह आर्मीनिया की गैर हाजिरी में सलाहुद्दीन तल खालिद को मुहासरे में ले लेगा? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम सलाहुद्दीन की फौज पर अक़ब से हमला कर देंगे। हम इस लड़ाई को तूल देंगे और सलीबियों को इत्तला देंगे कि वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें। मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज पिस के रह जाएगी। आप कब जा रहे हैं? बिन उमरू ने पूछा। 2 रोज बाद, इज़्ज़ुद्दीन ने जवाब दिया। खादिमा शराब पेश करने में इससे ज्यादा ताखिर नहीं कर सकती थी। उसने प्यालों में शराब डाली और दोनों को पेश की। इज़्ज़ुद्दीन ने उसे कहा कि वो चली जाए। वो डेवड़ी नुमा कमरे में गई तो वहां से लाश उठाई जा चुकी थी। खादिमा अभी वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। उसे ड्यूटी पर रहना था। वो बैठ गई और सोचने लगी। अचानक उसके मुंह से हाय निकली और उसने दोनों हाथ पेट पर रख लिए और दोहरी हो गई। दरबान और दूसरे मुलाजिम दौड़े आए। उसने कराहते हुए बताया कि उसे पेट में अचानक दर्द उठा है। उसकी जगह फौरन दूसरी खादिमा बुलाकर वहां बिठा दी गई और उसे तबीब के पास ले गए। तबीब को उसने बताया कि उसे पेट में दर्द है। उसे दवाई दी गई। उसने कहा कि वो काम के काबिल नहीं रही। कुछ देर बाद उसकी तबीयत संभल गई। तबीब ने उसे 2 दिनों की छुट्टी लिख कर दी और उसे कहा कि अपने घर चली जाए। वो अपने घर को जाने की बजाय गुलाम गर्दिशों वगैरह से गुजरती इज़्ज़ुद्दीन की बीवी रजी खातून के कमरे में चली गई। रजी खातून के मुतालिक पहले हम तफसील से बता चुके हैं कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बेवा थी। इज़्ज़ुद्दीन ने उसके साथ शादी कर ली थी। रजी खातून ने इस उम्मीद पर शादी कबूल कर ली थी कि इज़्ज़ुद्दीन को वो सुल्तान अय्यूबी का दोस्त और इत्तेहादी बना देगी और मुसलमान उमरा और हुक्मरान मुत्तहिद होकर फलस्तीन से सलीबियों को निकाल देंगे। मगर इज़्ज़ुद्दीन ने जिस नीयत से शादी की थी वो रजी खातून की नीयत से उलट थी। दमिश्क, बगदाद और इन मकामात के गिरदोनवाह के तमाम इलाकों पर रजी खातून का असर था। रजी खातून अपने मरहूम खामिंद नूरुद्दीन जंगी की तरह सुल्तान अय्यूबी की मोतक़िद और उसके नेक अज़ाइम की हामी थी। उसने जवान लड़कियों की फौज बना रखी थी।
इज्जुद्दीन ने इस अजीम खातून के साथ इस नीयत से शादी की थी कि इसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और अगर ये मुमकिन ना हो सका तो उसे ज़ौजियत की कैद में रखे ताकि दमिश्क और बगदाद के लोग उसकी क़यादत से महरूम हो जाएं। रजी खातून ने शादी के बाद उसकी नीयत पहचान ली थी। पहले तो उसने एहतजाज किया, लेकिन औरत अक्ल वाली थी। उसने इज्जुद्दीन पर अपना एतमाद पैदा करके जासूसी शुरू कर दी और शहर में सुल्तान अयूबी के जो जासूस थे उनके साथ दरपर्दा राबिता कायम कर लिया। उसकी बेटी, जो जंगी की बेटी थी, शम्सुन्निसा, जवान हो चुकी थी। वो भी जासूसी कर रही थी। माँ बेटी ने सुल्तान अयूबी तक बड़े कीमती राज पहुंचाए थे। इसके साथ ही रजी खातून ने इज्जुद्दीन के 2 सालारों और एक मुशीर को अपने हाथ में कर लिया था। इज्जुद्दीन को उसने यकीन दिला दिया था कि अब वो सुल्तान अयूबी के हक में नहीं, या कम से कम उसके खिलाफ नहीं रही। रजी खातून खूबसूरत औरत थी। उसने निस्वानियत की शीरीनी और जुबान की चाशनी से इज्जुद्दीन को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही महल के अंदर भी जासूसों का एक गिरोह बना लिया था। वो अपने कमरे में बैठी थी कि इज्जुद्दीन की नौजवान खादिमा अंदर आई। पेट दर्द का बहाना करके आई हूँ, खादिमा ने रजी खातून से कहा। तबीब ने आज और कल की छुट्टी दे दी है। उसने कमीज के अंदर से वो कागज निकाला जो उसने लाश से उठाया था। कागज रजी खातून को दिया और उसे बताया कि यह कागज एक सिपाही की लाश के साथ था। रजी खातून ने तहरीर पढ़ी और बोली, आफरीन, हमारे मुजाहिद काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन कमबख्तों ने हमारे आदमी को कत्ल कराने की कोशिश की थी। मुझे इत्तला मिल चुकी है कि हमारे इस दरवेश ने लोगों के दिलों से सलीबियों के दरवेश की दहशत और वहम निकाल दिया है। ये तहरीर उसी की है, खादिमा ने कहा। मैं उसका हाथ पहचानती हूँ। रजी खातून ने हंसकर कहा, मुझे मालूम है कि तुम उसका हाथ ही नहीं उसका दिल भी पहचानती हो, लेकिन यह ख्याल रखना कि दिलों के जाल में ही ना उलझ जाना। फर्ज पहले। खादिमा शर्मा सी गई, कहने लगी, अभी तक अपने जज्बात को फर्ज के रास्ते में नहीं आने दिया। मैं फहद को भी यही कहा करती हूँ कि उसे मुझसे दिली मोहब्बत है तो अपने फर्ज को जज्बात पर हावी रखे। फहद वही जवान साल आदमी था जिसने नए दरवेश का रूप धारा था। वो बगदाद का रहने वाला था। उसमें जासूस बनने की तमाम तर खूबियां मौजूद थी। खूबरू जवान था, 2 साल से मूसल में मुकीम था और कामयाबी से जासूसी कर रहा था और नजरियाती महाज पर भी उसने अपने साथियों के साथ नुमाया कामयाबियां हासिल कर ली थी। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात इज्जुद्दीन की उस खादिमा से हुई थी और दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए थे। खादिमा शहर में रहती थी, लेकिन उसका ज्यादा वक्त महल में गुजरता था। जासूसी की जमींदोज कार्रवाइयों के अलावा भी इन दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। मैं जो खबर लाई हूँ वो अभी बताई ही नहीं, खादिमा ने रजी खातून से कहा। इज्जुद्दीन 2 रोज बाद शाह आर्मीनिया से मिलने हरजम जा रहे हैं। मैंने शराब पेश करने के दौरान उनसे ये बात सुनी है। वो अहमद बिन उमरू को बता रहे थे कि शाह आर्मीनिया ने उन्हें पैगाम भेजा है कि वो तिल खालिद से हरजम रवाना हो रहा है और इज्जुद्दीन उसे वहां मिले। मैं रात से फारिग नहीं हो सकती थी। मैंने पेट के दर्द का बहाना बनाया और आप तक पहुंची हूँ। रजी खातून ने अपने जानों पर हाथ मारकर कहा, सलाहुद्दीन अयूबी तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। मुझे मालूम नहीं कि तल खालिद में अपने जासूस हैं या नहीं। ये खबर सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है वो इन दोनों को हरजम में पकड़ ले। ये काम तुम ही करो। फहद या उसके किसी साथी तक पहुंचो और उसे ये खबर सुनाकर मेरा पैगाम दो कि सलाहुद्दीन अभी तल खालिद के रास्ते में होगा। ये खबर उस तक पहुंचा दो। अभी जाओ। खादिमा चली गई। कुछ ही देर बाद इज्जुद्दीन रजी खातून के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट बड़ी साफ थी। रजी खातून को मालूम था कि वो क्यों परेशान है, फिर भी इस परेशानी की वजह पूछी। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की दुश्मनी और सलीबियों की दोस्ती के पत्थरों में पिस रहा हूँ, इज्जुद्दीन ने हारे हुए लहजे में कहा। मेरी तमाम तर दिलचस्पियां आपके साथ हैं, रजी खातून ने कहा, मगर मैं सलाहुद्दीन के हक में बात करती हूँ तो आपको शक होता है कि मैं उसकी हामी और आपके खिलाफ हूँ। आपकी परेशानी की वजह यह है कि आपके और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान अदावत पैदा हो गई है। असल वजह यह है कि आपने उस कौम को दोस्त समझ लिया है जो आपकी दोस्त हो सकती है, आपके मजहब की दुश्मन ही रहेगी। सलीबी अपने अज़ाइम की तकमील के लिए आपको धोखा देंगे और जरूर देंगे। तो क्या मैं सलाहुद्दीन के कदमों में जाकर तलवार रख दूं? इज्जुद्दीन ने तंजिया लहजे में पूछा। अगर मैं ऐसा कर गुजरूं तो अपनी फौज के सामने किस मुंह से खड़ा हूंगा? सलाहुद्दीन आपको महकूम नहीं, अपना इत्तेहादी बनाना चाहता है, रजी खातून ने कहा। तुम उस शख्स की नीयत को नहीं समझ सकी, इज्जुद्दीन ने कहा। वो सल्तनत इस्लामिया की बात करता है मगर उसे अपनी जाती सल्तनत बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप उससे लड़ेंगे, रजी खातून ने कहा। अगर आपका यही इरादा है तो परेशान होने की बजाय जंग की तैयारी करें, फौज में इजाफा करें। मेरी परेशानी यह है कि सलाहुद्दीन ने जासूसों और तबाहकारों का जाल बिछा दिया है, इज्जुद्दीन ने कहा। तुम्हें मालूम है कि मेरा इतना काबिल फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बैरूत बेल्डविन से मुआहिदा करने गया और वहां से गायब हो गया। मुझे इत्तला मिली है कि वो सलाहुद्दीन अयूबी के साथ है। हमारे तमाम राज उसके पास हैं। मैंने सलीबियों से असलहा और
आतिशगीर, सयाल और दीगर सामान का जखीरा अपने करीब जमा कराया था, वो तबाह हो गया है। आज मेरे हिफाजती दस्ते के एक सिपाही की लाश मेरे पास आई है। उसे किसने कत्ल किया है? रजी खातून ने अनजान बनकर पूछा। हाँ, इज्जुद्दीन ने असल बात पर पर्दा डालकर कहा। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। उसे एक खास काम के लिए भेजा था। उसके कातिल सलाहुद्दीन के आदमी मालूम होते हैं। इस लाश के साथ फहद का लिखा हुआ जो कागज था वो रजी खातून के पास था, लेकिन वो अनजान बनी रही। उसने सोचा कि इज्जुद्दीन घबराया हुआ है, इस पर और ज्यादा घबराहट तारी की जाए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि सलाहुद्दीन सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ता, रजी खातून ने कहा। वो जब अपने घर में सोया हुआ होता है तो उसके दुश्मन समझते हैं जैसे वो उनके सर पर बैठा है। इस वक्त वो तल खालिद की तरफ जा रहा है, लेकिन यूं मालूम होता है जैसे वो मूसल में बैठा है और अपनी निगरानी में तबाही करा रहा है। सलीबियों की फौज का अंदाजा करें, सलाहुद्दीन की फौज से 10 गुना ज्यादा है, मगर सलीबी आगे बढ़कर उस पर हमला करने की जरूरत नहीं करते। सलीबियों के मुकाबले में आपके पास जो फौज है वो आप जानते हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आपकी फौज में ऐसे कमांडर मौजूद हैं जो आपके वफादार नहीं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। इज्जुद्दीन और ज्यादा घबरा गया और बोला, मैं इस हद तक पहुंच चुका हूं जहां मैं आसानी से वापस नहीं आ सकता। मैं 2 रोज बाद कहीं बाहर जा रहा हूं, अगर हालात ने साथ दिया तो कामयाब हो जाऊंगा। वो चुप होकर गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद बोला, रजी, मैंने एक उम्मीद तुम्हारे साथ वाबस्ता कर रखी है। मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी। रजी खातून ने कहा, अगर आप मुझे सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को कहेंगे तो मैं कर गुजरूंगी। मैं आपके एक बच्चे की मां बन चुकी हूं। मुझे बताएं कि मैं आपकी कौन सी उम्मीद पूरी कर सकती हूं। मुझे किसी कड़ी आजमाइश में डालें। मैं बाहर जा रहा हूं, इज्जुद्दीन ने कहा। मुझसे अभी यह ना पूछना कि मैं कहां जा रहा हूं, उसे अभी राज में रखना है। इसके बाद मैं सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा। अगर हालात मेरे खिलाफ हो गए तो मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा कि तुम मेरी तरफ से सुल्तान अयूबी के पास जाओगी और उसके साथ मेरा समझौता करा दोगी। हो सकता है कि उस वक्त मैं उसके पास जाऊं तो वो मुझे मिलने से भी इनकार कर दे। रजी खातून ने उसे यह मशवरा न दिया कि वो शिकस्त से पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ समझौता करे। उसने इज्जुद्दीन से यह भी न पूछा कि वो कहां जा रहा है। उसे खादिमा बता गई थी कि वो हरजम शाह आर्मीनिया से मिलने जा रहा है और ये सुल्तान अयूबी के खिलाफ महाज बन रहा है। रजी खातून को वो अभी तक नहीं बताना चाहता था कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि उसे वो राज रखना चाहता था। उसे मालूम नहीं था कि वो सुल्तान अयूबी की जासूसा से बातें कर रहा है। ताहम रजी खातून ने उसे यकीन दिलाया कि वो जब भी कहेगा सुल्तान अयूबी के साथ उसका समझौता करा दिया जाएगा। इज्जुद्दीन की घबराहट से रजी खातून को खुशी महसूस हो रही थी। इज्जुद्दीन सर झुकाए हुए कमरे से निकल गया। रजी खातून की जाती खातिमा जो उसी की उम्र की थी अंदर आई और रजी खातून से पूछा कि वाली मूसल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। ये खादिमा भी रजी खातून के जमीन दोज गिरोह की फर्द थी। ईमान और किरदार से मुनहरिफ होकर इंसान की यही हालत हो जाया करती है। रजी खातून ने कहा, ये हुक्मरान कौम से अलग होकर अपनी अपनी रियासतों के बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे हैं। किसी दरख्त की उन टहनियों की मानिंद हैं जो दरख्त से अलग हो गई हैं। इनकी किस्मत में अब यही लिखा है, इनके पत्ते झड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे और ये टहनियां सूख कर मिट्टी में मिल जाएंगी। यह हुकूमत का लालच है जिसने मेरे खामिंद को शराब और औरत का शैदाई बना दिया है। इस शख्स ने सलीबियों का मीठा जहर अपनी रगों में उंडेल लिया है। इज्जुद्दीन मैदान जंग का बादशाह था। उसकी तलवार से सलीब का दिल कटता था, लेकिन आज उसके दिल पर खौफ तारी है। उस शख्स की जुर्रत जवाब दे गई है। मुझसे एक औरत से मदद मांग रहा है। बादशाही का नशा, शराब और औरत इंसान का यही हश्र किया करती है। उसकी किस्मत में शिकस्त लिख दी गई है। जब एक सालार तख्त व ताज का ख्वाह होता है तो उसकी पूरी फौज दीनो ईमान से दस्तबरदार हो जाती है। फिर मुल्क और मिल्लत का वकार खाक में मिलता है और दुश्मन सर पर सवार हो जाता है। वो नौजवान खादिमा जो फहद को ये पैगाम देनी गई थी कि इज्जुद्दीन शाह आर्मीनिया से मिलने हरजम जा रहा है, उस ठिकाने पर गई जहां फहद को होना चाहिए था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। फहद उमूमन शुतरबान के बेहस में रहता था। वो ऊंट अपने साथ रखता था और ताजरों वगैरह का सामान इधर उधर ले जाता था। वो उस जगह गई जहां वो अपने ऊंटों के साथ बैठा या खड़ा होता था। वो वहां भी नहीं था। उसने एक शुतरबान से पूछा कि फहद कहाँ है। उसे बताया गया कि वो ऊंटों पर सामान लादकर फला जगह चला गया है। खादिमा उधर चल पड़ी और उसे पता न चला कि एक और आदमी उसके ताक़ुब में आ रहा है। ये आदमी था तो मूसल का मुसलमान, लेकिन सलीबियों का जासूस था और इसका ताल्लुक इज्जुद्दीन के महल के अमले से था। उसने खादिमा को तबीब के पास पेट के शदीद दर्द की हालत में देखा था। वो इस लड़की को जानता था। उसने इस लड़की को तब भी देखा था जब वो दवाई लेकर महल से निकल रही थी। उसे ये तो मालूम न था कि ये रजी खातून से मिलकर आई है, लेकिन जाने ये देखा कि लड़की इतनी तेज चल रही है जैसे उसे कोई तकलीफ ना हो। ये आदमी सलीबियों का तैयार किया हुआ जासूस था और उसे इस लड़की पर शक था।
इज्जुद्दीन का अपना जासूसी का निजाम तो इतना अच्छा नहीं था। सलीबियों ने उसे बताने के लिए यहाँ अपने जासूस छोड़ रखे थे। उनके जिम्मे 2 काम थे। एक ये कि इज्जुद्दीन पर नजर रखें कि वो कहीं दरपर्दा अयूबी का दोस्त तो नहीं बन रहा। दूसरा ये कि इन अफराद की निशानदही करें जो इज्जुद्दीन के महल और मूसल में जासूसी कर रहे हैं। सलीबियों के इस जासूस ने इस लड़की का ताक़ुब शुरू कर दिया और जब देखा कि वो और ज्यादा तेज चल रही है और किसी को ढूंढती फिरती है तो उसका शक पुख्ता हो गया। उसे अब ये देखना था कि वो किसे ढूंढ रही है। अगर ये वाकई जासूस है तो उससे एक या एक से ज्यादा जासूसों को पकड़ा जा सकता था। लड़की को अब एक शुतरबान बताया गया था कि वो कहाँ गया है। वो उस तरफ जा रही थी और जासूस उसके पीछे जा रहा था। एक जगह ऊंटों से सामान उतारा जा रहा था। फहद भी सामान उतार रहा था। उसने लड़की को देखा। करीब से जाते हुए लड़की ने फहद की आंखों में आंखें डाली और आगे निकल गई। फहद को मालूम था कि वो कहाँ उसका इंतजार करेगी, लेकिन जासूस उसके पीछे लगा रहा। लड़की को मालूम न था। फहद ने जल्दी जल्दी अपने ऊंटों से सामान उतारा और लड़की के पीछे गया। उसने एक ऊंट की मुहार पकड़ रखी थी। दूसरे ऊंट की मुहार उस ऊंट के पीछे बंधी थी जिधर वो जा रहे थे। फहद लड़की के साथ हो गया। लड़की रुकी नहीं। यूं मालूम होता था जैसे अपने ध्यान से जा रही हो। फहद भी बज़ाहिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन लड़की उसे पैगाम दे रही थी। चंद कदमों तक लड़की ने पैगाम सुना दिया और कहा, ये काम करके आओगे तो वहां मिलूंगी जहां हम कुछ देर मिला करते हैं। अभी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने फर्ज से भटक जाएं। तुम्हें मालूम होगा सुल्तान की फौज कहां होगी। मुझे मालूम है, फहद ने जवाब दिया। मैं अभी रवाना हो जाऊंगा। खुदा हाफिज, लड़की ने कहा। फी अमानिल्लाह। लड़की एक तरफ मुड़ गई। वो एक गली थी। तब उसने घूम कर देखा। एक आदमी उसके पीछे आ रहा था। उसे याद आया कि उस आदमी को उसने फहद की तलाश के दौरान 3-4 मरतबा देखा था। उसे यह भी ख्याल आया कि इस आदमी को उसने महल में भी देखा है। जहन पर जोर दिया तो उसे याद आया कि यह शख्स महल में मुलाजिम है। लड़की को कुछ शक हुआ। उसने उस आदमी की नीयत मालूम करने के लिए गलियों के 2-3 मोड़ मुड़े। यह आदमी उसके पीछे रहा। लड़की आबादी से बाहर निकल गई। यह आदमी भी बाहर निकल गया। कुछ दूर दरख्तों का झुंड था। लड़की वहां बैठ गई। यह आदमी आगे निकल गया। उसे गालिबन ये शक हुआ होगा कि लड़की किसी के इंतजार में बैठी है। वो बहुत आगे चला गया। लड़की होशियार थी। वो जल्दी से करीब की झाड़ियों में छुप गई। वहां से सरकती झाड़ियों से निकली और एक गली में जाकर गायब हो गई। वो आदमी दूर जाकर वापस आया। अब उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसे तवक्को थी कि लड़की के पास कोई आदमी बैठा होगा, मगर उसने करीब आकर देखा वहां लड़की नहीं थी। उसने इधर उधर देखा। लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। लड़की अपने घर पहुंच चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आर्मीनिया की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल ले रखा था। सलीबी अफवाज किसी भी वक्त मुत्तहिद होकर उन पर हमला कर सकती थी और वो अकेले थे। मुसलमान उमरा उनके खिलाफ थे। अपनी अपनी रियासत और हुक्मरानी अलग अलग कायम करने के लिए वो अपना ईमान सलीबियों के हाथ भेज चुके थे। खाना जंगी तक हो चुकी थी जो सलीबियों की दरपर्दा कोशिशों का नतीजा था। अब सुल्तान अयूबी उन तमाम मुसलमान उमरा को बजौर शमशीर अपने महाज पर मुत्तहिद करने का अज़्म लिए हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनमें से जो मेरी सफ़ों में नहीं आता वो खुद मुख्तार भी नहीं रहेगा। उन्होंने चंद एक कलम पर कब्जा कर लिया था और वहां के उमरा और कलादारों ने उनकी अतात कबूल कर ली थी। अब वो उन हुक्मरानों की तरफ बढ़ रहे थे जो कुछ ताकत रखते थे। वो कमाल दलेरी से उन दुश्मनों के दरमियान फौज को घुमा फिरा रहे थे और ये बहुत बड़ा खतरा था। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सुल्तान अयूबी तल खालिद के रास्ते में एक पड़ाव किए पड़े थे। उन्होंने इस खेमे में सालारों को बुला रखा था। कह रहे थे, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम में से कोई मेरे इस फैसले से मुत्तफिक नहीं कि मैं सलीबियों की तरफ से बेखबर होकर गलत समत को चल पड़ूंगा, तो मैं उसे हक बजानी समझूंगा। मैं उसे यह नहीं कहूंगा कि वो मेरा हुक्म माने और मेरे गलत फैसले पर अमल करे। मैं उसे यही कहूंगा कि वो मेरे मकसद को समझे और दिल से तमाम खौफ और वसवसे निकाल दे। हमारी मंजिल यरूशलेम है, बैतुल मक़दिस, क़िबला अव्वल। खुदा ने हमें इस कड़ी आजमाइश में डाल दिया है कि हमारे भाई ईमान फरोश निकले। उन्हें क़िबला अव्वल नहीं हुक्मरानी चाहिए। याद रखो मेरे रफीको, जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें यह तहरीर होगा कि हमारे दौर की फौज बुज़दिल और नाअहल थी। शिकस्त की लानत हमेशा फौज के हिस्से में आती है। हुक्मरान अगर कुफ्फार के दरपर्दा दोस्त भी हों, आने वाली नस्लें फौज पर लानत भेजेंगी। हमें खुदा के हुजूर भी जाना है। खुदा ने हम पर जो फर्ज आयद किया है वो हमें पूरा करना है या इस फर्ज की अदायगी में जान देनी है। मरकज से अलग होने वालों के लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।